सीधा आपको हरियाणा विधानसभा लिए चलते हैं, जहां कार्यवाही जारी है। इसने भी बड़ी इस बात की तारीफ करी, इसने भी इस बात का बड़ा प्रचार करा, लेकिन जब पूरी तरह से इसके बारे में अगर कोई पता करे तो एक बड़ी गंभीर चीज सामने आती है कि जो अवार्ड ये जो कोट कर रहे हैं, जो वहां का वाइस चांसलर जो अवार्ड कोट कर रहे हैं कि उसको मिला है, एक फर्जी अवार्ड है जो मात्र 5,000 रुपए में किसी और संस्था से इन्होंने खरीदने का काम करा। आज तक भारत देश के इतिहास में स्वामीनाथन अवार्ड जो है वो कुल मिला के 13 लोगों को मिला है। उन 13 लोगों में से आखिरी जो अवार्ड जो दिया गया था वो 2023 में दिया गया था। तो फिर 2025 में ये नया अवार्ड जो कि इस इंस्टीट्यूशन ने भी नहीं दिया, वो कैसे उसको कोट कर सकते हैं? और आगे से आगे ये ना केवल कोटेशन बल्कि उन्होंने करी, बल्कि हरियाणा सरकार ने भी फिर उनको आगे कोट करने का काम करा। स्पीकर महोदय, मैं तो आपके माध्यम से इस सरकार तक भी ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि भाई जो इंसान अपनी क्वालिफिकेशन सच्ची नहीं गिना सकता, जो इंसान को अपनी क्वालिफिकेशन बताने में कोई शर्म है, तो फिर वो आदमी किसी भी पद के लायक नहीं होता। ये जो लक्षण है, इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं, जो खुद की तारीफ करने के लक्षण होते हैं, जो खुद को अवार्ड देने के लक्षण होते हैं, कि बहुत ही नार्सिसिस्टिक और आत्ममुग्ध इंसान के लक्षण होते हैं। और ऐसे इंसान को उसके बाद 4 साल के लिए आगे एक्सटेंशन और देना, मेरा यह मानना है ना केवल ये सरकार के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, बल्कि जो लाखों बच्चे वहां से पढ़ करके जाते हैं उनके लिए भी एक बड़ी गलत मैसेज देने का काम। जो इंसान क्वालिफाइड ना हो, उस इंसान को किसी पद पर रह करके आगे बढ़ने का मेरा यह मानना है हक नहीं होना चाहिए। ऐसे इंसान के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, ऐसे इंसान को बर्खास्त भी करना चाहिए। मैं स्पीकर महोदय, मैं कोट करना चाहूंगा इसका जो उन्होंने अपनी तरफ से अवार्ड बताया है। इन्होंने बताया है एग्रीमीट फाउंडेशन संस्था, जबकि ऐसी कोई संस्था नहीं है जो इस प्रकार का कोई अवार्ड देती भी है। हरियाणा सरकार और भारत सरकार दोनों के द्वारा जो मानी गई संस्था है वो है कृषि विज्ञान उन्नति ट्रस्ट, जो कि दिल्ली में है, और ये मानी गई ट्रस्ट है, भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड भी है और भारत सरकार इसके दिए हुए अवार्ड्स को मानती भी है। इसी प्रकार से ये केवल एचएयू का एक मैटर नहीं है, और भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर अनक्वालिफाइड लोग या ऐसे लोग जिन्होंने अपने रिज्यूमे पे झूठ बोलने का काम करा है, ऐसे लोग आज एम्प्लॉयड हैं। मैं तो आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय कृषि मंत्री दोनों के आगे ये बात लाना चाहता हूं, क्योंकि एक कृषि विकास की एक यूनिवर्सिटी है, कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अंदर एमबीबीएस के पेपर लीक हुए। महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब इस प्रकार के पेपर, और खास करके जब हम बात करते हैं एक प्रदेश के अंदर फ्री चिकित्सा देने की, आयुष को बढ़ाने की, अच्छे डॉक्टर्स की, वहां पर जब एमबीबीएस के पेपर लीक हो रहे हैं तो फिर आप अपने आप अंदाजा लगाइए यूनिवर्सिटी का कितना बुरा हाल हो। एक यूनिवर्सिटी का ये कार्य होता है कि अपने बच्चों को ना केवल आगे पढ़ा के उनको तैयार करके आगे बढ़ाने का काम होता है, बल्कि उस यूनिवर्सिटी की ये भी एक जिम्मेवारी बनती है कि भाई सही लोगों को, क्वालिफाइड लोगों को, जो कि लायक है आने वाले इस देश के भविष्य को पढ़ाने के लायक जो लोग हैं, उनको मौका देना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को जो अपने रिज्यूमे पे झूठ बोलने का काम करते हैं। साथ ही साथ आज एक बड़ी रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटीज के अंदर ट्रांसपेरेंसी। हर प्रकार से अलग अलग चीजों के अंदर व्हाइट पेपर जारी किए जाते हैं। मेरे तो आपके माध्यम से इस सरकार से, इस हाउस से अपील है, मुख्यमंत्री महोदय से अपील है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर जितनी भी पोस्ट दी जाती है, इन सभी के ऊपर एक व्हाइट पेपर जारी किया जाए, और जितने भी बड़े पदों पर, चाहे वो वाइस चांसलर हो, चाहे रजिस्ट्रार हो, चाहे हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हो, इनकी हर साल इनकी जो भी प्रोग्रेस है उसकी एक रिपोर्ट बनाई जानी चाहिए, और उस रिपोर्ट को आम पब्लिक तक, उनके स्टूडेंट्स तक, उन तक पहुंचाने का काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा भविष्य जी इन लोगों के हाथ में है। और अगर इस प्रकार के लोग जो अपने रिज्यूम पे झूठ बोले, यही अगर हमारा भविष्य बनाने वाले लोग हैं, तो किस प्रकार का भविष्य हम इस प्रदेश को देने का काम करेंगे? यही मेरी आपसे विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री अकरम खान। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर सर। स्पीकर सर, मैं आज जो जीरो आवर में आपने बोलने का मौका दिया है, मैं पर्यावरण के ऊपर बोलना चाहूँगा, एनवायरनमेंट के ऊपर, कि आज जहाँ शहरों में तरक्की हो रही है और तरक्की की वजह से हमारा ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ रहा है, और जो हालात आप दिल्ली में देख रहे हैं, चाहे वो
गाड़ियों को लेके है, जो पॉल्यूशन का जो हालात हैं, इसी प्रकार से हमारे भी जो दिल्ली के आसपास लगते हैं, हरियाणा प्रदेश के कई शहर हैं जिनमें ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार इस तरफ कोई ध्यान दे, क्योंकि जैसे दिल्ली में ऑड इवन का नंबर का करा था, या ई रिक्शा वगैरह जो चल रहे हैं, बसेस चल रही हैं, इसकी तरफ सरकार अभी से ध्यान देना शुरू करे ताकि आगे जाके इसकी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी ना हो। इसके साथ साथ पर्यावरण से संबंधित आपके जैसे हमारे इंडस्ट्रीज हैं, और इंडस्ट्री अब गांव देहात में भी आप कहीं जाएं तो गांव तक भी इंडस्ट्री पहुंच गई है। किसी आप लिंक रोड पे भी जाएंगे, किसी गांव में आप, खासकर हमारे यमुनानगर जिले में अगर आप देखें तो ये हालात हैं। और ये पता नहीं एनओसी लेके गाँवों की तरफ जाते हैं या नहीं जाते हैं। जैसे भी क्वेश्चन लगा हुआ था, हमारी बहन जी ने भी करा था कि इसकी वजह से बीमारियां भी आ रही है, क्रशर की बात करी थी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी इंडस्ट्री है जो गाँव की तरफ जा चुकी है। उनको एनओसी जारी होती है, नहीं होती है, ये अपनी मर्जी से लगा लेते हैं। कोई उनको इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट करने की, या उनको अभी से कोई ऐसी हिदायत दी जाए कि आपको ये इंडस्ट्री यहाँ से गांव की से उठा के, गांव में, मेरा कहने का मतलब जो गांव के ज़्यादा जो आपके नेशनल पार्क के और सेंचुरी के एरिए हैं उनके पास तक भी जा चुकी है और बढ़ती जा रही है। तो मेरा यही है कि सरकार इनको कोई हिदायत दे कि यहाँ से शिफ्ट करें, यहाँ से कोई इनको टाइम फ्रेम करे कि इनको यहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया में, या जो भी इनके लिए निर्धारित जगह है वहाँ शिफ्ट करा जाए। इसके साथ साथ एक पॉलीथीन का बहुत अहम जो पर्यावरण में आज का हो गया है कि आप किसी भी शहर में, गांव में, कहीं भी आप देखेंगे जो कूड़ा करकट जो इकट्ठा होता है, वेस्ट शहर का या गांव का जो इकट्ठा होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा आपको पॉलीथीन नजर आएंगे। और इन्हीं पॉलीथीन की वजह से आपका सीवरेज वगैरह चौक हो जाता है, पानी का सिस्टम बंद हो जाता है। गांव में, शहर में, हर एक जगह इसकी वजह से दिक्कत है। हम अपने स्टेट में, राज्य में कहीं ट्रैवल करते हैं, अभी मैंने देखा अभी घग्गर के पुल के ऊपर से जब नया पुल बना उसको दोनों तरफ से बंद करा हुआ है। अगर आप पहले देखते तो वहाँ से भी लोग पॉलीथीन वगैरह नीचे, ठीक है, एक आस्था का विषय है, लोग जाते हैं अपने उनमें बिलीफ रखते हैं, लेकिन जो और नदियाँ हैं इसी तरह से उनमें भी पॉलीथीन ढेर और पॉलीथीन के हिसाब से उसमें रोजाना लोग गिरा देते हैं। तो इस तरफ सरकार को ध्यान दे, इनको साफ रखे। इन पॉलीथीन को तो, और भी मेरे साथ बहुत से साथी ऐसे होंगे जो इस बात से सहमत होंगे कि पॉलीथीन तो ये बैन ही लगा दिया जाए, जैसे और राज्य में, कई राज्यों में इस तरह का बैन है। क्योंकि पॉलीथीन की वजह से अगर ये खेत में चला जाए तो खेत में इसका कुछ नहीं होगा, आप इसको कूड़े में डाल दें वैसे के वैसे ही निकल आता है। तो पर्यावरण का, अगर आप पर्यावरण की तरफ ध्यान दें तो पॉलीथीन की वजह से, और ये जो हमारी इंडस्ट्री जो शिफ्ट होती जा रही है और गाड़ियां जो इतनी बढ़ रही हैं, और इसके साथ साथ नॉइज पॉल्यूशन, जो ध्वनि पॉल्यूशन बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली के आसपास के शहर हो और वो चाहे और शहर हो, उसकी वजह से तो मेरी यही गुजारिश है कि मैं यही मांग करना चाह रहा हूँ कि इस तरफ सरकार जरा ध्यान दे पर्यावरण की तरफ, और जो अहम चीजें हैं जैसे पॉलीथीन क्या है, जिसको बैन करने की तरफ, इसके बारे में कुछ सोचे सरकार। पॉलीथीन बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं उन्हीं पे, और जहां तक प्लास्टिक है, इसके अलावा प्लास्टिक भी है, जो पानी की बोतलें हमारी आती हैं, ये भी कई तरह की आती हैं, ग्लासेस भी आते हैं, इन पे कई तरह के, इसको भी कोई कर दिया जाए कि 2 लीटर की बोतल आपको अलाउड है या छोटी बोतल अलाउड है, ताकि ये जो प्लास्टिक का वेस्ट और ये पॉलीथीन का जो सारा शहर और गांवों के अंदर फैल चुका है, इस पे किसी तरह कंट्रोल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। श्री विकास सहारण। धन्यवाद स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मेरा जो मुद्दा है वो है एमएसपी। एमएसपी का जब 3 कृषि कानून आए थे, उस समय केंद्र सरकार ने, किसानों ने आंदोलन किया, इन्हें वापस लिया केंद्र सरकार ने। और जब चुनाव हुआ था, चुनाव के समय भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम एक एक फसल एमएसपी पे खरीदेंगे। आज जो धरातल है, धरातल पर एमएसपी नहीं मिल रहा। क्या करते हैं, मंडियों में जैसे मैं गया, किसानों को मजबूर कर देते हैं। वो ये कहते हैं भाई ये या जीरी है या ब्रोकन है, इसमें मॉइस्चर ज्यादा है। हफ्ता 10-10 दिन तक
जो फसल है किसान की वो मंडियों में पड़ी रहती है, एक तरीके से उस पर दबाव बनाया जाता है, उसे ब्लैकमेल किया जाता है। और उसके बाद जो फसल है वो कागजों में तो खरीदते हैं 2300 की जो एमएसपी था, असलियत में जो 1600 रुपए में वो किसान से खरीदी जाती है, खाते से पैसे वापस मंगाए जाते हैं। इस तरीके से किसान को मजबूर किया जाता है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि किसान बहुत, हमारा जो किसान है छोटा किसान है और सरकार इसकी संरक्षक है और सरकार की जिम्मेवारी है कि जो फसल है जो एमएसपी पे बिके। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार एक जांच कमेटी बनाए कि भाई कौन लोग हैं जो किसानों को ऐसे मजबूर कर रहे हैं। 1600 में 1700 में जो जीरी खरीदी जा रही है, एमएसपी जो बुक वैल्यू उसको 2300 पे दिखाया जाता है, उसकी विधानसभा की एक कमेटी बनाई जाए और जांच की जाए। इससे किसान भी बचेगा और जो ऐसे लोग हैं जो लोग किसान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और साथ में मेरा ये सुझाव है कि कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे जैसे कि जो मिलर हैं उनको भी फायदा मिले, किसान का भी नुकसान ना हो। तो ये जिम्मेवारी सरकार की बनती है। सरकार इस कदम में, इस जो यह राह इस पर कदम बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण।